प्रेजेंटेशन शो हो रहा है सबको? यस मैम। ठीक है, तो आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम को हिंदी में अगर डिफाइन किया जाए तो इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि एक ऐसी स्टेट जहां पर कोई भी दो चीज जो है वो बराबर में आ गई। इक्विलिब्रियम इज अ बैलेंसिंग और कीपिंग इन रिमेन रेस्ट ऑफ द बॉडी इवन थ्रू द फोर्सेस इज exerted on it. It is the state of an object where all the forces acting on it are equal in magnitude and opposite in direction. किसी भी बॉडी के ऊपर चाहे किसी भी डायरेक्शन से फोर्स आ रहा हो, कितनी भी ताकत का फोर्स आ रहा हो, लेकिन वो बॉडी जो है वो एकदम इक्वल स्टेट के अंदर या स्टेबल स्टेट के अंदर रखी हुई है। और वो ऐसा इसलिए है क्योंकि उस पे जो फोर्स लग रहा था वो दोनों अलग अलग डायरेक्शन से लग रहा था। अलग अलग डायरेक्शन से लगने की वजह से वो न्यूट्रल हो गया था। जैसे अगर ये ऑब्जेक्ट है, एक बार फोर्स इसको इधर से लगा और दूसरा फोर्स इसको इधर से लगा, तो दोनों में अलग अलग जगह पे फोर्स लगा और दोनों न्यूट्रल हो गए। इसलिए वो वजह बना कि इस वो जो अपने ऑब्जेक्ट था वो ना हिला डुला, वो अपनी जगह पर बना रहा। ये स्टेट जो है ये इक्विलिब्रियम बोला जाता है। आप लोगों ने अगर ट्वेल्थ में भी याद होगा तो पढ़ा होगा केमिकल इक्विलिब्रियम, फिजिक्स में पढ़ा होगा यस फिजिकल मैम। इक्विलिब्रियम। तो ये इक्विलिब्रियम जो है वो आपकी बॉडी में भी रहता है और यहाँ पर भी वैसे ही काम करता है। क्योंकि जब हमें कोई धक्का देता है तो हम अपनी स्टेट से चेंज होते हैं, और जैसे ही हम अपनी स्टेट से चेंज होते हैं इसका मतलब क्या है, हमारा इक्विलिब्रियम खराब हुआ है। इक्विलिब्रियम के डिफरेंट टाइप्स है हमारे पास में। तीन टाइप है, एक स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ये तीनों टाइप्स आपको देखने हैं आज इक्विलिब्रियम के अंदर कौन कौन से टाइप हैं। Whenever the object is in resting position, it may not be having the tendency to moving or rotating so that the resultant force and movement is equal to zero. अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो रेस्टिंग फेज में है, यानी कि एक ऑब्जेक्ट अपनी जिस अवस्था में है वो उसी अवस्था में बना रहेगा जब तक कि उसके ऊपर भारी फोर्स जो है वो किसी नंबर में नहीं ना आएगा। लगा जब जाए। तक क्या हुआ? हाँ मैम, तब बाहरी फोर्स नहीं लगाया जाए ऐसा बोला था। हाँ, लेकिन मुझे ऐसा लगा जैसे आवाज नहीं आ रही है किसी को। नहीं आ रही आवाज तो। अच्छा ठीक है। प्रेजेंटेशन नहीं है ना? नहीं। नो नो। अब आ गया? यस मैम। यस मैम। तो ये चीज है कि उसके ऊपर अगर बाहरी फोर्स नहीं लगाया जाएगा तब तक वो अपने उसी पोजीशन में बना रहेगा जब तक कि बाहरी फोर्स जो है वो नंबर ऑफ काउंट में नहीं आएगा। अगर बाहरी फोर्स जो रिजल्टेंट जीरो आ जाता है, मतलब कि दोनों फोर्स जो है वो जीरो हो जाते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं, तो वो ऑब्जेक्ट उसी पोजीशन में बना रहेगा, हिलेगा नहीं। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर स्टार्टिंग द स्टेबल इक्विलिब्रियम। Stable equilibrium, the object will restore in resting position even though the force alter its equilibrium. This is called as the stable equilibrium. इसमें आप ध्यान से देखो, the object will restore in resting position even though the force alter its equilibrium. बाहर से एक फोर्स लगाया भी गया जो उसकी पोजीशन को चेंज करने के लिए आया फोर्स था, लेकिन उस फोर्स के बावजूद भी उसने अपनी जगह नहीं छोड़ी, वो उसी जगह पर बना रहा। ये है आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम। दिस इज कॉल्ड एज स्टेबल इक्विलिब्रियम। जनरली द इक्विलिब्रियम विल बी मोर व्हेन द बेस ऑफ सपोर्ट इज मोर। ज्यादातर क्या देखा जाता है, जैसे ही आपका बेस ऑफ सपोर्ट ज्यादा होगा वैसे ही आपकी बॉडी का इक्विलिब्रियम ज्यादा बन जाएगा। एंड सीओजी लाइज इन द लोअर पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। और जितना ज्यादा आपका सीओजी होगा उतना ही नीचे आपका सीओजी, जितना ज्यादा आपका बेस ऑफ सपोर्ट होगा उतना ही नीचे आपका सीओजी पॉइंट आएगा, क्योंकि सीओजी सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो वो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बेस ऑफ सपोर्ट के। बेस ऑफ सपोर्ट कौन सी जगह है? वो जगह है जिसके ऊपर आपका वजन, आप अपना एरिया कितना घेरते हैं खड़े हो, जैसे खड़े हो रहे हैं, जितना जमीन आपके पैरों के नीचे आएगी वो आपका बेस ऑफ सपोर्ट माना जाएगा। और जो अगर आप पैरों के नीचे देखोगे तो बेस ऑफ सपोर्ट बहुत कम है, इसलिए आपका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो बॉडी का ऊपर है, यानी कि सैक्रम रीजन पे है। वही अगर आप बैठ जाओगे तो आपका जो सेंटर ऑफ बेस ऑफ सपोर्ट है वो चौड़ा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो नीचे आ जाएगा।
और इसी का रिस्पेक्ट आपका इक्विलिब्रियम के साथ में है कि जितना ज्यादा आपका बेस ऑफ सपोर्ट मिलेगा उतना ही ज्यादा उस चीज का इक्विलिब्रियम होगा, और जितना ज्यादा उसका इक्विलिब्रियम होगा उतना नीचे उसका सीओजी आएगा बॉडी का। फॉर एग्जाम्पल, a book placed on the table. When the force is applied on the book regain its original state after the removal of the force. यानी कि जैसे ही एक किताब थी टेबल पर रखी हुई, अगर उसके ऊपर कोई फोर्स भी लगाया गया, मान लो ये बुक थी, ये कॉपी है यहाँ पे, मैंने इस पे फोर्स लगाया, ये वापस हिली, लेकिन फिर उसी पोजीशन में आके ये रुक गई। क्यों रुक गई? क्योंकि मैंने अपना हाथ हटा लिया, और जैसे ही मैंने अपना हाथ हटाया उसके ऊपर बाहर का फोर्स क्या हुआ? जीरो हो गया। और जीरो होते ही वो इसी पोजीशन के अंदर रुक गई जो पोजीशन उसने शुरू में करवाई थी अपनी। ये आप इस पिक्चर में देख रहे हो, बुक है, बुक को टेबल पे रखा हुआ है, और टेबल पे रखे रखे ही वो रहेगी। जैसे ही उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई किया गया, आगे खिसकेगी, लेकिन फिर से ये रुक जाएगी क्योंकि फोर्स हट गया। ये आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम है। अभी आपके पास में आता है unstable equilibrium. The minimum force is enough to alter the equilibrium of an object is called as unstable equilibrium. एक ऐसा मिनिमम मतलब ऐसी मात्रा, सबसे कम मात्रा का ऐसा फोर्स जो कि बहुत ही कम मात्रा में लिया गया, लेकिन वो एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज करवा सकता है, उसकी स्टेट को चेंज करवा सकता है, और उसको बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। द बेस ऑफ सपोर्ट इज लेस, यहाँ पर बेस ऑफ सपोर्ट लेस होगा तो सीओजी हायर पोजीशन पे होगा, सीओजी इज इन द हायर पोजीशन, एंड द ऑब्जेक्ट विल हैविंग द लेसर इक्विलिब्रियम, और उस ऑब्जेक्ट का इक्विलिब्रियम कम रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, पेन इज बैलेंस्ड टू स्टैंड ऑन द फ्लोर, व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड टू द पेन इट अल्टर्स इट्स ओरिजिनल स्टेट। जैसे मैंने ये पेन खड़ा किया यहाँ पर, अब खड़ा किया तो इसका बेस ऑफ सपोर्ट कितना छोटा था, इतना छोटा, इसलिए इसका सीओजी काफी ऊपर आ जाएगा। अब जैसे ही इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाया, ये पोजीशन चेंज कर गया। ये पहले तो खड़ा था, फिर लेट गया, क्योंकि ये उस पोजीशन को होल्ड नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी काफी हायर स्टेट पे था, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है आपका जो इक्विलिब्रियम है। तो जितना ज्यादा सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर होगा उतना ही कम उसका इक्विलिब्रियम होगा, और इक्विलिब्रियम नहीं होगा तो वो गिर जाएगा, अपनी स्टेट से हिल जाएगा। जैसे कि आप इस पोजीशन में देख रहे हो कि यहाँ पर एकदम छोटा सा बेस ऑफ सपोर्ट है इसके पास में, तो सीओजी काफी ऊपर है, और इतना ऊपर होने की वजह से जैसे ही इसको फोर्सफुली धक्का मारोगे आप, तो ये गिर जाएगा और ये दूसरी स्टेट एक्वायर कर लेगा। ये आपका हो गया अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। उसके बाद में आता है आपका न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। Even though the movement or position changes in the object by the force exerted on it, there will be not be any change in COG of that object. ये चीज सिर्फ और सिर्फ गोल चीजों में हो सकती है जो कि सर्कुलर फॉर्म में है। जैसे गोल तो हाँ ठीक है, मान लो ये ढक्कन है, ये ढक्कन ही है, मानने वाली तो बात ही नहीं है। ये सर्कुलर फॉर्म में है। अब इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे लाई कर रहा है, अब यहाँ पर लाई कर रहा है, इसको मैंने एक्सटर्नल फोर्स दिया तो ये चल पड़ा, आगे चल पड़ा। आगे आगे जितना आप प्रेशर देते जाओगे, फोर्स देते जाओगे, ये उतना आगे चला जाएगा। लेकिन जो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट है ये चेंज नहीं होगा, ये किसी भी कंडीशन में चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये एक गोलाकार चीज है। गोल चीजों का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो उनके बीच में रहता है, और ये चीज जो है वो ये चीज जो है ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम शो करती है। क्योंकि यहाँ पर बाहर का फोर्स चाहे कितना मर्जी लगाते रहो, कैसा मर्जी लगाते रहो, जिस डायरेक्शन में फोर्स ज्यादा होगा ये उस डायरेक्शन में मूव कर जाएंगे, और लेकिन इनका जो सीओजी पॉइंट होगा वो कभी चेंज नहीं होगा। जैसे कि अगर पेंसिल है, आपने सीधा खड़ा किया था तब उस टाइम में उसका सीओजी अलग जगह पे था, और अगर उसको लेटा दिया फर्श पे तो उसका सीओजी अलग आ जाएगा, इसलिए उसको अनस्टेबल बोल देंगे। उसके बाद में इच्छा, ठीक है, इस इक्विलिब्रियम में कोई चीज में कोई परेशानी समझने में, तीनों टाइप्स में कि इसके तीन टाइप हैं, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल। ये बुक वाला नो मैम। एग्जांपल आपका स्टेबल के लिए है, अनस्टेबल के लिए पेन वाला है, और न्यूट्रल के लिए ये बॉल वाला है। हो गया सबको क्लियर? यस मैम। यस मैम। हम्म। बाकी की क्लास में बोलो भाई, सारी क्लास शांत बैठी है, सिर्फ दो ही बच्चे बोल रहे हैं। यस मैम। यस मैम।
जी मैम। चलो। यस मैम। अरे यस यस ही नहीं बोलना है, कोई और बात भी कर सकते हैं। तो अभी इसमें अब आपको कितनी चीजें हो गई हैं? सबसे पहले तो आपको सबसे पहले फोर्स बताया था आपको, उसके Yes. बाद Yes, ma'am. में बेस सेंटर ऑफ ग्रेविटी, बेस ऑफ सपोर्ट बताया था। फिर उसके बाद में आपको अभी ये क्या बता दिया, इक्विलिब्रियम बता दिया। अब जिस मुद्दे की बात पे हम आ रहे हैं ना, उसमें ये सारी चीजें, मतलब उसमें इनका बेस यूज होने वाला है। ना तो हम इक्विलिब्रियम यूज करेंगे, कुछ भी नहीं यूज करेंगे, लेकिन हम इसका बेस यूज करेंगे। अब हम किस चीज पे आ रहे हैं? हम मूवमेंट पे आ रहे हैं। और मूवमेंट कौन सी आ रही है? हमारी बॉडी की मूवमेंट पे आ रहे हैं। अब बॉडी की मूवमेंट पे हम लोग ये चीजें देखेंगे। हमारी बॉडी के अंदर जो मूवमेंट होती है ना, वो 3 ऑर्डर्स में होती है। फर्स्ट ऑर्डर लीवर, सेकंड ऑर्डर लीवर और थर्ड ऑर्डर लीवर। लीवर का मतलब क्या है और लीवर कैसे फंक्शन करता है? और हम हमारे हाथ पे या पैर पे या गर्दन में, जैसे हम नाक की मूवमेंट करते हैं, हाथ की मूवमेंट कर रहे हैं, इनमें कौन सा लीवर यूज हो रहा है? फर्स्ट ऑर्डर लीवर हो रहा है, सेकंड ऑर्डर लीवर हो रहा है, थर्ड ऑर्डर लीवर हो रहा है? ये चीज अभी हम देखेंगे। इसमें आपको क्या चीजें पता रहनी चाहिए कि कहाँ पर आपका सीओजी फॉल कर रहा है, आपके बॉडी का जो बीच का पार्ट है वो कहाँ आ रहा है। ये सारी चीजें जब आपको क्लियर हो जाएंगी, तो आप किसी भी मूवमेंट को देख के बता सकते हो कि ये कौन से ऑर्डर की मूवमेंट है। करूं स्टार्ट? Yes, ma'am. यस मैम। पारुल तुम बताओ। यस मैम। ठीक है जी, अब पारुल ने कह दिया तो अब हम बता ही देंगे। अब तो रुकने का कोई मतलब नहीं बनता। तो पहले मैं बताती हूँ आपको लिवर, और इसमें 3 चीजें आपको अच्छे से नोट डाउन कर लेनी है कि तीनों चीजें होती क्या क्या है, क्योंकि इन्हीं तीनों चीजों को पता होने के बाद में आप इस चीज पे आ पाएंगे कि ये फर्स्ट लिवर है, सेकंड ऑर्डर है या थर्ड ऑर्डर है। आप चाहो तो इसे नोट डाउन कर सकते हो। फर्स्ट जो आपके पास में है, a lever is defined as the rigid bar which moves about on some fixed point called fulcrum। लीवर एक तरीके का सॉलिड या रिजिड बार है, मतलब ऐसे बार यानी कि डंडा है या ऐसे लकड़ी का कुछ भी जो है, इस मानना है कि लीवर क्या है, एक तरीके का लकड़ी का बार है, और जो कहाँ पर मूव करता है, एक फिक्स पॉइंट पे मूव करता है। फिक्स पॉइंट यानी कि मैंने इसको यहाँ से पकड़ लिया, ये फिक्स हो गया, अब ये मूव करेगा। ये ऊपर भी कर सकता है, नीचे भी कर सकता है, साइड में कर सकता है, दाएं में कर सकता है। लेकिन क्या ये पूरा ऊपर जा सकता है? नहीं, क्योंकि मैंने इसको यहाँ से पकड़ रखा है। अगर मैं इसको पकड़ूंगी नहीं तो ये फिक्स पॉइंट नहीं बनेगा। तो इसका फिक्स पॉइंट के बाहर जो मूवमेंट होगी वो आपका मूवमेंट होगी, और ये फिक्स पॉइंट क्या है? आपका फलक्रम है। आप ध्यान से देखो, इसने लिखा है A lever is defined as the rigid bar which moves about on some fixed point called fulcrum। ये 3 पॉइंट होंगे FRE। तो अभी ये सबसे पहली चीज आ गई है आपके पास में, फलक्रम। फलक्रम क्या होता है? फलक्रम वो फिक्स्ड पॉइंट है जिसके रिगार्डिंग जो आपकी रिजिड बार है वो मूव करेगी, वो किसी भी डायरेक्शन में करेगी। अभी हमें उसके बारे में बिल्कुल नहीं पता है कि वो ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी, साइड में जाएगी, कुछ नहीं पता। हमें सिर्फ इतना पता है कि फलक्रम क्या होता है। फलक्रम होता है जिस फिक्स पॉइंट के सराउंडिंग आपकी जो रिजिड बार होगी वो मूव करेगी, या फिर आपका ये जो पेन है ये मूव करेगा। लाइक अगर मेरा रिजिड पॉइंट, मैंने फिक्स पॉइंट यहाँ ले लिया, फिक्स पॉइंट यहाँ ले लिया, तो ये इस तरीके से मूव करेगा। अब मुझे क्या पता है ये क्या है? मेरा फलक्रम पॉइंट है। फलक्रम पॉइंट मतलब F पॉइंट है। To perform an activity or a movement, the bone act as the lever। जब भी हमारी हड्डी को किसी तरीके की मूवमेंट परफॉर्म करनी रहती है, हमारी हड्डी किसकी तरह काम करती है? लीवर की तरह। और लीवर क्या है? एक डंडे की तरह, या एक रिजिड बार है, या लकड़ी का डंडा है, कुछ भी मान लो, लेकिन एक लंबाई में किया हुआ एक डंडा है। जैसे अभी अगर मेरा हाथ है तो ये जो है ये मैं एक रिजिड बार मान लूंगी। अब मान लो मेरे हाथ ने इस तरीके की मूवमेंट करी, तो मेरा फिक्स पॉइंट क्या था? ये है, जहां नीचे वाला हाथ है मेरा, ये मेरा फिक्स पॉइंट है। ऊपर वाला तो हिल रहा है, इसके पास में कोई फिक्स पॉइंट है क्या? नजर आ रहा है किसी को? No, ma'am. फिक्स No, पॉइंट ma'am. कहाँ आ रहा है? यहाँ आ रहा है नीचे फिक्स पॉइंट, क्योंकि ये पॉइंट फिक्स है। ये अगर मैंने पकड़ लिया तो ये कहीं भागेगा नहीं, ये हाथ मेरा सीधा हो गया और फिर ये वापस अपनी जगह पे चला गया, फिर सीधा हो गया, फिर चला गया। तो ये पॉइंट तो फिक्स ही रहा।
मानते हैं इस बात को सभी कि ये पॉइंट फिक्स था, ये पॉइंट नहीं हिला? अपने हाथ पे करके देख लो अगर किसी का हिल जा रहा है फलक्रम पॉइंट तो। नो मैम, नहीं, फिक्स्ड है। फिक्स्ड है। तो इस बात को मानने को तैयार हो भी ये जो एंड है ये एफ है, ये फलक्रम है? इस बात से सभी एग्री कर जाएंगे? यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. अगर ये फलक्रम पॉइंट है तो ये हमारा लीवर है, इसको भी मान लोगे क्योंकि ये एक लॉन्ग रिजिड बार की तरह है? Yes, ma'am. इसको भी Yes, मान yes, लिया, चलो ठीक है। लीवर तो मान गए हो तुम, दो एक बात तो मान गए हो। To perform an activity or a movement, the bone act as the lever and the joint act as the fulcrum. अब इसमें एक मुद्दे की बात इसने बता दी कि ये जो जॉइंट है, ये तो बात मानते हो ना कि यहाँ की हड्डी और यहाँ की हड्डी में अंतर है, ये दोनों अलग अलग हड्डी, एक ही हड्डी का पार्ट तो नहीं है? किसी को ऐसे तो नहीं लगता कि ये no पूरे हाथ मैम। में हमारे एक ही हड्डी है? इतनी बात तो जानते हो कि हमारे हाथ में यहाँ पर एक हड्डी है और यहाँ पर दो हड्डी है? जानते हो यहाँ की दो हड्डियों का नाम जो होगा वो है रेडियस और अल्ना। बाकी एनाटॉमी वाले लोग बताएंगे भी क्या होती है रेडियस, क्या होती है अल्ना, उनका काम है, अपना नहीं है। यहाँ पे ह्यूमरस होती है, मैं तो सिर्फ इतना बता रही हूँ क्योंकि ये दो हड्डी है और ये एक हड्डी है, दोनों हड्डियां और ये तीनों हड्डियां आपस में यहाँ पर मिलती है, यहाँ पे मिलती है तो ये एल्बो जॉइंट बनता है। जॉइंट मतलब कि दो हड्डियों का जोड़। तो ये जो जोड़ है ये हमारा फलक्रम पॉइंट है, यही हमारा फिक्स पॉइंट है जिसके रिगार्डिंग मूवमेंट हो रही है। ये सब बात मान चुके हैं आप सब लोग। अब चीज आती है आगे हमारे पास में, द मूवमेंट विल बी क्रिएटेड बाय टू टाइप ऑफ फोर्सेस। अब यहाँ पर बात आती है कि दो तरीके के बाह्य बल या कोई भी टाइप का बल इस पर लगाया जाता है और बल लगाने के बाद में ही मूवमेंट आएगी। ये अगर हाथ मेरा इस तरीके से है तो ये ऐसे ही रहेगा जब तक कि मैं इस पे कोई प्रेशर नहीं लगाऊं या कोई फोर्स नहीं लगाऊं। अब आप लोग कहोगे नहीं जी हमारा हाथ तो ऐसे खड़ा नहीं रहता है, हमारा हाथ तो ऐसे नीचे आ जाता है। क्यों आ जाता है वो हाथ नीचे? ग्रेविटी का कोई फोर्स लगता होता है तभी आता है, वो ऐसे तो नहीं आता। यस मैम। तो मतलब कोई तो फोर्स उस पे काम करा था जिसकी वजह से वो नीचे आया था। तो अब वो फोर्स जो है हमारी बॉडी के अंदर दो तरीके के फोर्स हैं, एक तो रेजिस्टेंस का फोर्स है और दूसरा है एफर्ट। एफर्ट मतलब ये कि जो हमने अपने अंदर से का एफर्ट का मतलब प्रयास करा। हाँ, अगर हमने अपने अंदर से प्रयास वाला बल लगाया या तो तब मूवमेंट आएगी, या हमने कोई प्रयास हो रहा था उसको रोका तो मूवमेंट आएगी। मतलब ये कि हाथ मेरा ग्रेविटी की फोर्स के साथ में नीचे जा रहा था लेकिन मैंने उसको रोक दिया। इस बात से सब लोग अग्री करते हैं कि जिस तरीके से ये मेरा हाथ था नीचे जा रहा था लेकिन अगर मैंने इसको रोक लिया तो रोकने के लिए मेरे को दूसरे हाथ की जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं, मेरा यस मैम। हाथ, मैं अपने हाथ को भी रोक सकती हूँ, मेरी मर्जी, मैं यहाँ पे रोक दूं, यहाँ पे रोक दूं, कहीं मर्जी रोकूं। कैसे रोक सकती हूँ मैं? क्योंकि मेरे पास में ये मसल्स है, ये मसल जो है ये मेरी काम करती है, अच्छी खासी मसल्स है मेरे पास में, तो काम करेंगी। काम करेंगी तो ये नीचे रोकना चाहूँ या ऊपर रोकना चाहूँ या और आगे रोकना चाहूँ। अरे यार रेखा यादव, ये प्रेजेंटेशन, अब तुम्हारी प्रेजेंटेशन में ऐसा क्या है भाई जो हम देखेंगे? चलो अभी हमें ये तो पता चल गया कि हमारी बॉडी के अंदर कितनी भी मूवमेंट्स आएंगी वो दो तरीके के फोर्सेस से आएंगी, एक रेजिस्टेंस का फोर्स, दूसरा एफर्ट का फोर्स। यानी एफर्ट। या तो प्रयास का बल है या रोकने का बल है, इन दोनों में से किसी एक चीज का बल लगेगा। So the movement will be created by two types of forces, that is resistance and effort, in which the resistance is the opposing force and the effort is action achieving force. इस बात से सब मानते हो? effort तो वही होता है जब हम किसी कार्य को कर पाने के लिए अपना दम लगाते हैं, और resistance वो होता है जो हम किसी चीज को रोकने के लिए काम लगाते हैं। ये इस बात को सब लोग मान जाएंगे कि आप, रेजिस्टेंस क्या होता है? रोकने के लिए बल लगाना, और एफर्ट क्या होता है? किसी काम को करने के लिए बल लगाना। ये दोनों इक्वल और ऑपोजिट हो सकते हैं, ये दोनों आपस में एक डायरेक्शन अलग डायरेक्शन किस डायरेक्शन में काम करेंगे, ये चीजें हमें बताएंगे कि ये जो मूवमेंट है वो कौन से ऑर्डर की मूवमेंट है। So the resistance may be the weight of body part and the effort may be the pull of the muscle. अब देखो, रेजिस्टेंस वो भी हो सकता है जो हमारा बॉडी जो है, हमारा बॉडी का जो वेट है
वो रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। जैसे मान लो मैं इस हाथ को ऊपर उठाना चाहती हूँ, इस तरीके से मैं इस हाथ को ऊपर उठाना चाहती हूँ, लेकिन मेरे को इस हाथ को ऊपर उठाने से, ऊपर ले जाने से कौन रोक रहा है मुझे? इस हाथ को मेरे को क्यों जोर लगाना पड़ रहा है इस हाथ को ऊपर उठाने के लिए? ग्रेविटेशनल फोर्स रोक रहा है। Yes, sir, ma'am. एग्री करते हैं? रजनीश यस मैम। कुमार, रजनीश कुमार, जी मैम। बात समझ में आ रही है क्या बोल रहे हैं हम? जी मैम। तो ये तुम बता सकते हो भाई, अगर मैं अपने हाथ को ऊपर लेके जाना चाह रही हूँ तो ऐसा कौन सा फोर्स है जो मेरे हाथ को ऊपर ले जाने नहीं दे रहा? मैम ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर मैं ग्रेविटेशनल फोर्स के ऑपोजिट काम कर रही हूँ, ऑपोजिट काम कर रही हूँ, तो मेरे हाथ को ऊपर ले जाने के लिए मेरी मदद कौन कर रहा है? क्या मैम आवाज? हेलो। हाँ बेटा, अब आ रही है? हाँ जी मैम। मैं अपने, वर्षा 1 मिनट प्लीज म्यूट हो जाना यार। हाँ मैम। ठीक है, अब सुनो मेरी बात रजनीश कुमार। जी मैम। मेरा ये हाथ है, ये जी मैम। नीचे था, नीचे रहने के लिए तो इसको ग्रेविटेशनल फोर्स चाहिए था, तुमने सही बताया। जी लेकिन अब मैम। मैं अपने हाथ को ऊपर ही लेके जाना चाहती हूँ, मेरे को नीचे नहीं रखना, ऊपर लेके जाना है। अब ऊपर ले जाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? कौन काम करेगा मेरे लिए? मैम आपका बॉडी वेट। बॉडी वेट तो ग्रेविटी के साथ में आके नीचे मिल गया, बॉडी वेट तो मुझे नीचे ही लाने की कोशिश करेगा, बॉडी वेट कभी मुझे ऊपर नहीं ले जा पाएगा। ऊपर ले जाने के लिए मेरी मसल्स काम करेंगी जो मेरे हाथ में है, यानी कि मेरा एफर्ट काम करेगा जो मैं अपने आप से कार्य को पूर्ण करने में लगाना चाहती हूँ। जी मैम। समझे? समझ जी गए? मैम। जी मैम। सब पूरी क्लास को सबको समझ में आया या सिर्फ रजनीश को ही आया है? आ गया मैम। हाँ तो ठीक है। अब ये बात तो हम लोगों ने समझ लिया है कि भाई अगर ऊपर लेके जाना है तो हमें अपने हाथ, मतलब अगर हमें हमारी बॉडी में कोई भी टाइप का मूवमेंट करना है जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स के ऊपर है, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन में नहीं है, दूसरी डायरेक्शन में है, तो मतलब हमें एफर्ट लगाना पड़ेगा, हमें जोर लगाना ही पड़ेगा। अब हमें जो जोर लगाना पड़ेगा तो हमारे पास में जोर कहाँ से आएगा? हमारी हड्डियों से और हमारी मांसपेशियों से जोर आएगा, और वो जोर हम लगा के कोई भी मूवमेंट कर पाएंगे। तब आप ये देखेंगे, इस लाइन को मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, द मूवमेंट विल बी क्रिएटेड बाय टू टाइप ऑफ फोर्स, वन इज रेजिस्टेंस एंड द अदर इज एफर्ट, इन विच द रेजिस्टेंस इज द ऑपोजिंग फोर्स एंड द एफर्ट इज एक्शन अचीविंग फोर्स। द रेजिस्टेंस मे बी द वेट ऑफ द बॉडी पार्ट्स एंड द एफर्ट मे बी द पुल ऑफ द मसल। ठीक है, रेजिस्टेंस बॉडी पार्ट का हो सकता है, जितना उनका वेट है उसके अकॉर्डिंगली वो नीचे खींचेगी, और जो एक्शन हमें लेना है या फिर जो हमें एफर्ट लेना है वो हमारी मसल्स काम करेंगी। The perpendicular distance between the effort to the fulcrum is called as effort arm. अब हमें यहाँ पर 3 लाइनें खींचनी पड़ेगी। 3 लाइनें खींचने के लिए हम लोग क्या सोचेंगे कि भैया एक पॉइंट पर तो मान लिया हमारा फलक्रम है। फलक्रम कौन सा पॉइंट है? जिस पॉइंट के फिक्स होने के बाद में वहां पर आगे पीछे मूवमेंट होती है, यानी कि एक जगह हमारा मान लिया ये मेरा फलक्रम पॉइंट। ठीक है, अब फलक्रम पॉइंट के बाद में मैंने एफर्ट लगाना है, मतलब मैंने कोशिश करनी है। अब कोशिश करने के लिए ये वाली मसल्स है मेरे पास में, और रेजिस्टेंस लगाने के लिए ये वाली मसल्स है मेरे पास में। अब रेजिस्टेंस ऐसे वाली जो लगाएंगी, जो बॉडी वेट को ऐसे करेंगी, वो तो नीचे मसल आ गई, ये ऊपर मसल की तरफ आ गई, तो ये वाली आर्म जो होगी ये फलक्रम आर्म बन जाएगी, ये मतलब एफर्ट आर्म बन जाएगी, क्योंकि ये वाली मसल जो इस तरीके के मूवमेंट करने के लिए जोर लगा रही है। अब आप देखोगे द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द एफर्ट टू द फलक्रम इज कॉल्ड एफर्ट आर्म। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, पैरेलल नहीं, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब ये है कि हाथ मेरा ऐसे सीधा है, ये मेरा फलक्रम पॉइंट है, अब इसका परपेंडिकुलर यानी कि ऊपर की डायरेक्शन में इस तरीके से फोर्स को देखोगे आप कि जहां से फोर्स आएगा वो पॉइंट आपका क्या कहलाएगा, वो पूरी आर्म आपकी क्या कहलाएगी? फोर्स आर्म कहलाएगी, एफर्ट आर्म कहलाएगी, जो कि फोर्स लगाएगी। एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द रेजिस्टेंस टू द फलक्रम इज कॉल्ड रेजिस्टेंस आर्म, और उतना ही आपका रेजिस्टेंस का लगाएगा कि जितना वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करवा के आपकी बॉडी को रोकना चाहता है, बॉडी वेट की वजह से रोकना चाहता है, तो वो जो डिस्टेंस होगा फलक्रम और उसके बीच में, उसे आप बोलेंगे कि ये फलक्रम आर्म का डिस्टेंस है, ये आपका एफर्ट आर्म का डिस्टेंस है। और वो दोनों डिस्टेंस जो परपेंडिकुलरली उनके बीच में जो डिस्टेंस आएगा, दैट मीन कि वो एक आर्म बन जाएगा, कि वो फोर्स आर्म है या फिर एफर्ट आर्म है और ये रेजिस्टेंस आर्म है।
दोनों के बीच में जितना डिस्टेंस आएगा उसका उसकी विड्थ लंबाई हो जाएगी वो। अचीविंग द रेंज ऑफ मोशन, ROM का मतलब होता है रेंज ऑफ मोशन, यानी कि जितना रेंज हम किसी जॉइंट पर ला सकते हैं, जितनी रेंज के अंदर हम मूवमेंट ला सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मैं अपने एल्बो को फ्लेक्शन में लेके आती हूँ, मतलब ऐसे फ्लेक्स करती हूँ, तो फ्लेक्शन के लिए मेरा 180 डिग्री पूरा आ रहा है, क्योंकि ये जो पूरी बराबर में आ गए हैं। खोलना चाहती हूँ तो ये 180 डिग्री, 0 to 180 डिग्री इसकी पूरी रेंज है। कंप्लीट रेंज है, तो कंप्लीट रेंज क्या है, मतलब रिस्ट अगर आप देखोगे कि एल्बो के ऊपर आपका फ्लेक्शन कितना है, तो आप बोलोगे 0 to 180 डिग्री रेंज ऑफ मोशन आता है इसका, मतलब इतनी रेंज का ये काम कर सकते हैं। तो अचीविंग द रेंज ऑफ मोशन ऑफ द जॉइंट may sometime depend on the strength of the muscle or the place of the insertion of particular muscle। अब किसी भी मूवमेंट को पूरा करने के लिए या तो उसकी मसल की पावर की पता चलना चाहिए कि वो कितनी पावर की मसल है, या ये पता होना चाहिए कि मसल का इंसर्शन पॉइंट कहाँ है। इंसर्शन पॉइंट मतलब ये कि वो मसल जो है वो कहाँ से जुड़ी हुई है, किधर जुड़ी हुई, अटैच कहाँ से हुई हुई है। अब आप लोग बोलोगे ये मसल सारी अटैच ही तो है, अटैच तो ये हैं, लेकिन एक पॉइंट जहां से वो शुरू होती है, एक पॉइंट जहां पे वो खत्म होती है। तो जहां पर ये मसल ऐसे इस तरीके से आके खत्म हो रही है, तो ये यहाँ पर जुड़ रही है, बोन के साथ में ये जुड़ जाती है, अटैच हो जाती है इस तरीके से। तो वो पॉइंट जो है वो आपका इंसर्शन पॉइंट कहलाता है। मतलब बोन से मान लो यहाँ से ये मसल शुरू हुई थी, यहाँ से आते आते यहाँ पे आके जुड़ी, तो यहाँ पे आके जुड़ी, तो ये उसका इंसर्शन पॉइंट हो गया। वो मसल्स के अंदर हमेशा दो पॉइंट होते हैं, एक ओरिजिन पॉइंट, एक इंसर्शन पॉइंट। ओरिजिन मतलब जहां से वो शुरू हुई है, इंसर्शन मतलब वो जहां पे खत्म हुई है। अब यहाँ जो एल्बो की जो मसल्स होंगी वो यहाँ से शुरू होंगी, ये जो आपका कोहनी वाला पार्ट देखते हो ना, इधर से आपकी मसल जो है वो शुरू होती है, यानी कि ओरिजिन पॉइंट होता है। और ऐसे ये घूमती हुई मसल आके यहाँ पे जुड़ती है, तो यहाँ पर जुड़ते टाइम को क्या बोलोगे, इंसर्शन बोलोगे। यहाँ पे आके वो खत्म हो जाती है, मतलब यहाँ पे आके वो जुड़ जाती है। अब जो मसल्स का काम क्या होगा, काम कैसे आएगा, मसल से काम आएगा। तो मसल का काम आने के लिए मसल का कितना फोर्स है, मसल कितना जोर लगा सकती है, एक तो वो पॉइंट मैटर करेगा, और दूसरा वो पॉइंट मैटर करेगा कि वो मसल जुड़ी कहाँ हुई है, मतलब वो मसल कहाँ पे अटैच हो रही है। तो वो चीज डिफाइन करेगी कि इसमें ये मूवमेंट आएगा या नहीं आएगा। For an example, if two muscles are acting on the same joint or a same movement, the effort will be added more. As a result, range of motion will be easier and also more faster the movement. अब देखो आप कि अगर एक जॉइंट के ऊपर दो मसल अटैच हैं, यानी कि एक जॉइंट के ऊपर दो मसल के आने की वजह से क्या हो गया कि वहां पर डबल जोर आ गया। अब वो दोनों मसल काम भी एक ही करिए, दोनों को क्या करना है, फ्लेक्शन करना है। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में काम करेगी और एक ही जॉइंट के ऊपर आके जुड़ी हुई है, तो वो जो है रेंज ऑफ मोशन को काम जो होगा वो जल्दी करेंगी, और जल्दी करेंगी और पूरी स्पीड के साथ में और पूरी रेंज के साथ में करेंगी। तो ये तो बेनिफिट हो जाएगा मसल के लिए भी और जॉइंट के लिए भी, क्योंकि एक काम करने के लिए एक आदमी लग रहा था और वही काम करने के लिए दो आदमी लगे थी, पूरी करनी थी, यानी कि 180 डिग्री तक जाना था। एक आदमी इधर से चला और उसको 180 डिग्री पे जाना था, यहां से चला था 180 पे जाना था। अब 180 पे एक तो अकेली मसल इस हाथ को लेके जाती, अब मान लो एक अकेली मसल लेके जा रही, तो ऐसे 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 इतनी देर में आएगी। लेकिन इसी जगह पे यहाँ पे 3 मसल, 4 मसल, 5 मसल ऐसे जुड़ गई, सबका एक ही काम था कि हाथ को नीचे लेके जाना है, ले गई। आधा सेकंड भी नहीं लगा। क्यों नहीं लगा, क्योंकि सभी एक ही दिशा में काम कर रही थी और सबने एक ही जगह पे उनका अटैचमेंट था। यहाँ से जो मसल शुरू होती है उन सबका अटैचमेंट यहाँ होता है, तो वो बराबर ही रुकती है, बराबर ही चलती है, तो उनको काम भी बराबर ही आएगा। तो उन्होंने जल्दी कर दिखाया ये काम। अगर अलग अलग डायरेक्शन में जाती, अलग अलग जगह पे रुकती, तो फिर वो काम वैसे हो जाता। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे कि इफ टू मसल्स आर एक्टिंग ऑन द सेम जॉइंट और अ सेम मूवमेंट, द एफर्ट विल बी एडेड मोर, यानी कि वहां पर एफर्ट ज्यादा हो जाएगा क्योंकि सबका एक ही काम है। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट, range of motion will be so easier and also more faster the movement, ये बहुत जल्दी अचीव हो जाएगा, जल्दी से मूवमेंट आ जाएगी। कंसिडर द इक्वल पावर्ड two muscles are acting on the same joint for a same action but their insertions are अलग अलग। अब आप ये मानकर चले कि एक ही जॉइंट पे हमें वही मूवमेंट चाहिए, वहां पर मसल्स तो वही है, लेकिन उन दोनों का जुड़ना अलग अलग जगह पे, मतलब वो कहीं अलग अलग आके, कोई मसल तो इधर अटैच हो रही है,
कोई मसल इधर अटैच हो रही है, अगर अलग अलग जगह पे अटैच होगी तो क्या होगा, वन इज फर्दर टू द जॉइंट, कोई एक ऐसी होगी जो फलक्रम पॉइंट से आगे निकल जाएगी, या फिर अनदर इज क्लोजर टू द फलक्रम, ऐसा भी हो सकता है कि कोई फलक्रम के बिल्कुल पास में आ जाएगी। तो द मसल विच इंसर्टेड क्लोजर टू द जॉइंट प्रोड्यूसेस स्ट्रॉन्गर मूवमेंट एंड देन द फर्दर इंसर्टेड मसल, जो मसल जॉइंट के पास में अटैच, मतलब ये जॉइंट है, रिस्ट जॉइंट मानते हैं इसे, अगर इस जॉइंट के पास में जो फल मसल आके अटैच होती है तो वो फलक्रम के पास में आके अटैच होती है, और अगर वो फलक्रम के पास में आकर अटैच होती है तो वो स्ट्रॉन्ग इफेक्ट ला सकती है, यानी कि उसका पावर रहता है। और अगर कोई मसल है वो यहीं पे बीच में ही अटैच हो गई है, यहाँ पे कहीं पे अटैच हो गई है, तो इस पे कोई जोर नहीं चलेगा, नहीं जोर चलेगा तो ये वीक मसल में आएगी कि ये अपना काम जल्दी नहीं कर पाएगी। The muscle which is inserted closer to the joint produces stronger movement and then the farther inserted muscles, दूर वाली मसल जो होगी वो इफेक्ट कम ला पाएगी। ये सारी बातें आपको बेसिक क्लियर करने के लिए है कि कौन सी मसल्स कितना एफर्ट लगाती है, कौन रेजिस्टेंस लगाता है, क्या फलक्रम पॉइंट है। फिर अब आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर कितने टाइप की मूवमेंट या कितने टाइप की लीवर हो सकते हैं। लीवर क्या चीज है, एक रिजिड बार है, किसके अराउंड मूव करता है, फलक्रम पॉइंट के अराउंड मूव करता है। अब फलक्रम जो मूवमेंट करता है वो किन दो फोर्सेस की वजह से करता है, एक रेजिस्टेंस फोर्स, दूसरा एफर्ट फोर्स। रेजिस्टेंस फोर्स वो फोर्स है जो हमारा बॉडी वेट लगाता है, यानी कि वो नीचे की तरफ खींचता है, ऑपोजिट फोर्स होता है। एफर्ट फोर्स वो फोर्स है जो हमारे बॉडी के अंदर कोई भी मूवमेंट करवाने की कोशिश करता है। उसके बाद में हमारे पास में बनता है एफर्ट आर्म और रेजिस्टेंस आर्म। रेजिस्टेंट आर्म और एफर्ट आर्म वो दो पॉइंट है जो कि परपेंडिकुलर पॉइंट है आपके फलक्रम से। एक जगह पे मान लिया अगर यहाँ पर आपका फलक्रम है तो उसके परपेंडिकुलर यहाँ पर आपका फोर्स होगा जो कि मूवमेंट करवाना चाहता है। तो मान लो ये पॉइंट जो है आपका मूवमेंट करवाना चाहता है, यहाँ का पॉइंट मूवमेंट करवाना चाहता है, तो ये आर्म क्या हो गई, एफर्ट आर्म। ये आर्म जो थी ये क्या होगी, रेजिस्टेंस आर्म, क्योंकि ये मूवमेंट नहीं करवाना चाहती। और फलक्रम पॉइंट कौन सा बना रहा, ये बीच का पॉइंट, ये वाला। तो दोनों के बीच का जो पॉइंट है ये फलक्रम पॉइंट है, ये जो है आपका एफर्ट आर्म है, क्योंकि ये मूवमेंट करवाना चाहता है, ये मूवमेंट नहीं करवाना चाहता, बॉडी का वेट लेके बैठा है, तो ये रेजिस्टेंस आर्म हो गई। अब इनके बीच में जो रिजल्टेंट बनेगा वहां पे मूवमेंट हो जाएगी। जो दोनों में से जो ज्यादा पावरफुल होगा, बॉडी वेट ज्यादा होगा तो मसल वाला बैठा रह जाएगा, मसल वाला ज्यादा होगा तो बॉडी वेट बैठा रह जाएगा। इसके अकॉर्डिंग आपका मूवमेंट आ जाएगा किसी भी जॉइंट पे। अब ये देख रहे हैं कि यहाँ पर कितने टाइप की मूवमेंट या कितने तरीके की चीजें हो सकती हैं। तो सबसे पहले हमारे पास में आता है फर्स्ट ऑर्डर लीवर। यहाँ पे 3 तरीके के लीवर्स हैं, फर्स्ट ऑर्डर लीवर, सेकंड ऑर्डर लीवर और थर्ड ऑर्डर लीवर। ये लीवर शुरू करने से पहले मुझे ये जानना है कि सबको ये बातें क्लियर हुई कि नहीं हुई। यस मैम। जी मैम। हो गई। मैम। अच्छा, मैं किसी अच्छे बच्चे से पूछती हूँ, वो बताएगा मुझे। कुशाल सिंह, कुशल सिंह, कुशल सिंह है क्लास में? बताओ अब क्या करें। विवेक रंजन, हाँ बेटा बोलो विवेक रंजन। आवाज आ रही है? रेखा यादव, तुम बताओ भाई। सारी क्लास म्यूट हो गई है एकदम से। पूजा कुमारी, यस मैम। ठीक समझ में आ रहा है ये क्या क्या बातें हुई है हमारी अभी तक? यस मैम। आलोक चौधरी, यस मैम। आकाश यादव, ये मैं अटेंडेंस तो ले नहीं रही हूँ तो सबके नाम पूछा जाए, पर मेरे को जो ये पूछना था कि फलक्रम पॉइंट सबको समझ में आ गया? जी मैम। यस मैम। यस मैम। रेजिस्टेंस पता चल गया, रेजिस्टेंस फोर्स क्या होता है? यस जी मैम। मैम। और इसके अलावा वो भी पता चल गया कि एफर्ट आर्म क्या होता है?
जी मैम। यस यस मैम। कुशाल सिंह, जब तुमसे पूछा था तो बोले नहीं यार तुम। चलो अभी हम लोग ये स्टार्ट कर सकते हैं आगे कि फर्स्ट ऑर्डर लीवर क्या है, सेकंड ऑर्डर लीवर क्या है, थर्ड ऑर्डर लीवर। बेस सबका क्लियर है, सबको पता है एफर्ट क्या होता है, फोर्स क्या होता है और रेजिस्टेंस क्या है और फलक्रम जी पॉइंट क्या है। जी फलक्रम मैम। पॉइंट, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्टली फर्स्ट ऑर्डर लीवर से। द फलक्रम इज बिटवीन द एफर्ट एंड रेजिस्टेंस। यहाँ पे एक डायग्राम दे रखा है बेटा, लीवर ऑफ वेरियस क्लासेस। फर्स्ट क्लास लीवर के ऊपर देखो, जो एफ नाम से फलक्रम है वो बीचों बीच है, एफर्ट है एक कोने पे, रेजिस्टेंस है दूसरे कोने पे। मान रहे हो इस बात को? Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है। यस अब आप एग्जाम्पल जब इसके देखोगे ना तो आपकी आंखें खुल जाएगी कि ये बात मैंने इतनी सही बात बोली है। ठीक है। एफर्ट आर्म और रेजिस्टेंस आर्म दोनों फोर्स लगाती हैं और मूवमेंट प्रोवाइड करवाएंगी। ठीक है। अब मूवमेंट होएगी बीच के किसी पॉइंट के अराउंड, जैसे कि आपने सी सॉ देखा है। सी सॉ यानी कि जहां पर बच्चे खेलते हैं, बच्चे खेलते हैं ना सी सॉ पे, एक दोनों तरफ में एक एक बच्चा बैठ जाता है, फिर बीच के पॉइंट के ऊपर एक दो, एक इधर एक नीचे। यानी कि ये जो बीच का पॉइंट होता है वो क्या होता है, फलक्रम होता है। यहाँ पे क्या होता है आपका एफर्ट आर्म, यहाँ पे क्या होता है आपका रेजिस्टेंस आर्म। अब मान लो बच्चे का वजन ज्यादा है इधर वाले का, तो ये उसको ऊपर नीचे करवा सकता है। अगर इस बच्चे का ज्यादा होगा तो ये इसको ऊपर नीचे करवाएगा। इन दोनों की मूवमेंट किसके सराउंडिंग हो रही है, कौन से एक पॉइंट के सराउंडिंग की मूवमेंट हो रही है? फलक्रम। बीच में आता है आपका फलक्रम। इसका फलक्रम। मतलब ये एक सीधी लाइन के अंदर काम कर रहे हैं, जहां पर एक तरफ आपका रेजिस्टेंस फोर्स है, एक तरफ आपका एफर्ट फोर्स है, बीच में आपका फलक्रम पॉइंट है। अगर ये इस तीनों चीजें एक ही लाइन के अंदर आए, मतलब ये कि फलक्रम आपका बीचों बीच रहे, रेजिस्टेंस एक तरफ हो, एफर्ट एक तरफ हो, ये मूवमेंट आपकी क्या कहलाती है, फर्स्ट ऑर्डर लीवर कहलाती है। अब इसका एग्जाम्पल आप कहाँ देखोगे, ये जो मूवमेंट हम हांजी हांजी वाली गर्दन अभी हिला रहे हैं ना अभी, कि हमको समझ में आ गया, हमको समझ में आ गया। तो ये जो हंजी हंजी वाली मूवमेंट है, ये हंजी हंजी की मूवमेंट आप देखो। हंजी हंजी की मूवमेंट जो है वो यहाँ बीच में, ये बीच का पॉइंट जो आपका मेरे सिर के ऊपर बीचों बीच आपको पॉइंट दिख रहा है, दिख रहा है? यस मैम। ये पॉइंट मेरा फलक्रम पॉइंट है। अब मैं हंजी हंजी और मूवमेंट करके दिखाऊंगी। ये देखो, ठीक है। ये जो मेरा बॉडी का वेट था, मेरे सिर का जो वेट था, ये मेरे सिर को नीचे लाने के लिए था और फिर वापस ले जाने के लिए पीछे से कहीं से फोर्स आया, यहाँ से पीछे से कहीं से फोर्स आया जिसने मेरे सिर को वापस ऊपर उठाया। कोई ऐसे आगे का फोर्स तो नहीं था कि जो आगे वाले आगे से ऐसे मेरे सिर को ऊपर उठा रहा है, तो ऐसे लगता है एफर्ट फोर्स। एफर्ट फोर्स। फोर्स था, और एक आगे से फोर्स आया था, एक पीछे से फोर्स आया था। मान रहे हो इस बात को? यस Yes, मैम। ma'am. अब मेरी साइड लाइन में देखो आप, ये मैं साइड लाइन में हूँ, ठीक है। तो मेरा फुलक्रम पॉइंट जो होगा वो बीच में यहाँ कहीं, इस पॉइंट से आप मेरे सिर के नीचे से पॉइंट जाता हुआ देखोगे, यहाँ पे बीच में कहीं आएगा। मैंने गर्दन आगे की तरफ नीचे झुकाई, तो ये रेजिस्टेंस किसकी तरफ से आया, ये फोर्स कहाँ से आया, मेरे सिर की वेट की वजह से आया, वजन की वजह से आया। जितना मेरे मुंह का वजन था नीचे आ गया। अब मुझे इसको वापस लेके जाना है, वापस लेके जाना है, तो यहाँ की कोई मसल्स काम कर रही है, आप लोग भी अपना हाथ लगा के देख लो, चाहिए यहाँ की कोई मसल्स काम कर रही है इसको वापस ऊपर ले जाने में। वापस उसको एफर्ट किसने लगाया, पीछे की मसल्स ने लगाया। एक तो एक लाइन में आ गया, रेजिस्टेंस आगे आ गया, एफर्ट पीछे आ गया, बीच में फोकल पॉइंट आ गया। मतलब क्या हुआ, फर्स्ट ऑर्डर लीवर हो गया। यस मैम। मान गए हो सब लोग, इस बात से एग्री करते हैं कि ये फर्स्ट ऑर्डर लीवर मूवमेंट है। अगर हम ऐसे नोटिंग मूवमेंट करते हैं तो हमारा क्या है, फर्स्ट ऑर्डर लीवर। ठीक है। नेल कटर जो आपका होता है उसमें भी यही मूवमेंट होता है, फर्स्ट ऑर्डर लीवर। अब देखो आप, इफ द फलक्रम इज क्लोजर टू द रेजिस्टेंस इट प्रोड्यूसेस मोर स्पीड। जितना ही फलक्रम के पास में आपका रेजिस्टेंस आएगा उतनी ही उसकी मूवमेंट तेजी से आएगी। इफ द फलक्रम इज क्लोज टू द एफर्ट इट प्रोड्यूसेस लेस स्पीड ऑफ रेंज ऑफ मोशन विद मोर स्ट्रेंथ। अगर आपका एफर्ट जो था वो अगर फलक्रम पॉइंट के पास में होगा तो वो मूवमेंट को स्ट्रांगली बनाएगा, मतलब उसको मतलब स्ट्रेंथ ज्यादा देगा, वजन ज्यादा देगा उसमें।
और अगर रेजिस्टेंस उसके पास में होगा तो क्या देगा वो? स्पीड देगा। मतलब जैसे कि मेरा बॉडी का वेट जो था वो रेजिस्टेंस के अगर पास में आ जाएगा तो मेरा एकदम से सिर नीचे झटक जाएगा। अब आप ये चीज देखो, पीछे की मसल्स अगर पैरालाइज होती है, पैरालाइज यानी कि वो काम नहीं कर रही, यानी कि एफर्ट वाली जो मसल है वो काम नहीं कर रही है, तो लगवा तुमने देखा है कि अगर किसी बंदे के पीछे की मसल्स काम नहीं कर रही तो वो ऐसे गर्दन सीधी करके बैठा है? नहीं ना, ऐसे लटका हुआ बैठा रहता है, या इधर की तरफ गर्दन पड़ी रहती है या इधर की तरफ पड़ी रहती है। ऐसा तो नहीं है जैसे मैं गर्दन सीधी लेके बैठी हूँ वैसे बैठ जाएगा, नहीं बैठ सकता। एफर्ट ही नहीं है भैया, एफर्ट नहीं होगा तो क्या होगा? जैसे जैसे आप उसमें एक्सरसाइज करवाओगे वो एफर्ट बनने लगेगा, एफर्ट बनने लगेगा तो क्या होगा? वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाएगा उसको, मतलब उसको दमदार बनाएगा। दमदार बनाएगा तो मतलब क्या होगा? मैं अपना गर्दन सीधे पीछे की तरफ फोल्ड कर सकती हूँ। ठीक है, तो अगर जहां पर जैसे अब आप फलक्रम के हिसाब से इसे देखेंगे कि फलक्रम के पास में अगर रेजिस्टेंस का पॉइंट आता है या रेजिस्टेंस आर्म आती है तो मतलब ये कि वो मूवमेंट जल्दी होगा, फास्टर होगा। और अगर एफर्ट आर्म फलक्रम के पास में आती है तो वो मूवमेंट वजन वाला होगा, स्ट्रोंग होगा, स्ट्रेंथ वाला होगा। There are less number of first order lever are seen in human body and also less mechanical advantages. ये जो फर्स्ट ऑर्डर लीवर की जो एक्सरसाइजेज होती हैं या ये जो मूवमेंट होती है ये हमारे शरीर में काफी कम है। जैसे कि ये नॉडिंग वाली मूवमेंट है, ये हमारे पूरे बॉडी के अंदर नॉडिंग की मूवमेंट सिर्फ और सिर्फ हमारी गर्दन में होती है और कहीं नहीं होती। यहाँ पे भी कौन सा जॉइंट काम आता है? एटलैंटो ऑक्सीपिटल जॉइंट। ये जो आपका पीछे का जॉइंट है, जैसे आप एनाटॉमी में स्पाइन पढ़ेंगे वहां पे आपको स्पाइन की शुरुआत में एटलस पॉइंट दिखेंगे, कहीं यहाँ से आपकी स्पाइन शुरू हो रही है, वो एटलैंटो ऑक्सीपिटल जॉइंट जो है उसके सराउंडिंग आपकी मूवमेंट होती है फर्स्ट ऑर्डर लीवर इन ह्यूमन बॉडी। ये ऑफ बुक में लिखा भी हुआ है, गुड, एटलैंटो ऑक्सीपिटल जॉइंट। एंड ड्यूरिंग द नॉडिंग मूवमेंट, नॉडिंग मतलब ऐसे सिर हिलाने वाली मूवमेंट, ड्यूरिंग द नॉडिंग मूवमेंट ऑफ द हेड द नेक एक्सटेंसर्स एक्ट एज एक्वर्ड। नेक एक्सटेंसर मतलब नेक की एक्सटेंसर्स की मसल्स एफर्ट की तरह काम करती है। एटलैंटो ऑक्सीपिटल जॉइंट फलक्रम की तरह काम करता है। और फेशियल पार्ट ऑफ द बॉडी, इस फेशियल पार्ट जो है ये रेजिस्टेंस की तरह काम करता है क्योंकि ये वजन के साथ में ये वजनी काम करेगा, मतलब ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, ये आपका एफर्ट की तरह काम करेगा और जॉइंट जो है आपका फलक्रम की तरफ काम करेगा। अब आपने देख लिया कि रेजिस्टेंस इधर था, एफर्ट पीछे था, बीच में कहीं पे फलक्रम था, यानी कि ये कौन सी मूवमेंट हो गई है? फर्स्ट ऑर्डर लीवर। समझ में आ गया सबको फर्स्ट ऑर्डर लीवर? यस मैम। यस मैम। जी मैम। हम्म। अब ये जितने बच्चों ने हाँ करी है ना, जिन जिन ने हाँ करी है, ये हाँ। देखा है, वो बच्चे कल मुझे क्लास शुरू होते ही सबसे पहले बताएंगे कि फर्स्ट ऑर्डर ओके मैम। लीवर ओके मैम। मतलब मुझे शुरू से ही मुझे ये बताएंगे कि लीवर क्या होता है, फिर एफर्ट आर्म क्या होती है, रेजिस्टेंस आर्म क्या होती है, और फलक्रम क्या होता है, और फिर ये फर्स्ट ऑर्डर लीवर बताएंगे फर्स्ट ऑर्डर लीवर क्या होता है। ये सारी चीजें ओके सब मैम। तो मुश्किल वाली ओके बात मैम। मैम। है। किसी को लगता है ये मुश्किल चीज है? नो मैम। नो मैम। एकदम नहीं।